हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के तीसरे क्लास में, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है मुद्रा, बचत और साख। क्या है तीसरा चैप्टर? तीसरा चैप्टर का नाम है मुद्रा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुद्रा, बचत और साख। आखिर ये तीनों शब्द का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमको इसको समझना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले मार्शल का एक कथन है। उसने कहा था कि आधुनिक युग में जो गति है उसका श्रेय पूरी तरह से मुद्रा को जाता है। अब इसका अर्थ क्या है? यानी कि बच्चों, अभी चाहे वो खुद का विकास हो या देश का विकास हो, हर एक विकास के लिए क्या चाहिए? मुद्रा चाहिए। ठीक है, इसीलिए मार्शल ने कहा था कि आधुनिक युग में जो गति है, इसमें विकास की जो गति है उसका श्रेय पूरी तरह से मुद्रा को जाता है। और ट्रेस्कोट ने कहा था, यदि मुद्रा अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए बच्चों, नॉर्मली हम लोगों ने बायो में पढ़ा हुआ है कि हृदय के बिना क्या है, मानव का जीवन संभव नहीं है। आधुनिक युग में वैसा ही है कि अगर मुद्रा इस आधुनिक युग से निकाल दिया जाए तो फिर क्या होगा? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? धराशायी हो जाएगी। अब आइए बच्चों, हम क्या करते हैं, इस तीनों का मतलब को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है मुद्रा। अब ये मुद्रा का अर्थ क्या है? मुद्रा को बच्चों हम लोग अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो मुद्रा बस उसी पैसा को बोलते हैं जिस पैसे से आप कोई भी सामान परचेज करते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया? वो हो गया मुद्रा। उसके बाद आता है बचत। बचत का मतलब है कि मान के चले कि आपने 100 रुपए कमाया और 100 रुपए में से क्या हुआ, 80 रुपए आपने अपनी आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया। आपको जो जरूरतें थी आपने उसको पूरा कर लिया। अब जो बची हुई 20 रुपए है वो क्या है? वो आपकी बचत है। उसके बाद साख क्या है? साख का मतलब होता है बच्चों भरोसा। यानी कि मान के चलिए कि अगर आप क्या करते हैं, किसी एक दुकानदार से लगातार सामान लेते हैं, तो फिर जब आप उस दुकानदार से लगातार सामान लेंगे, एक दिन अगर आपके पास पैसा नहीं भी होगा तो फिर भी क्या होगा, वो दुकानदार आपको सामान देने में नहीं हिचकिचाएगा। तो वही क्या है? वही साख है। ठीक है, और साख जो बच्चों अभी है, अभी वो क्रेडिट कार्ड के रूप में जाना जाता है। और साख नॉर्मली हम लोग अपने आसपास भी देखते हैं कि अगर किसी को हम पे भरोसा होगा तभी वो हमको क्या देगा? कर्ज देगा, यानी मुद्रा देगा। इसका मतलब क्या है? जिसको भरोसा है वही हमको क्या दे रहे हैं? मुद्रा दे रहे हैं। यानी कि तीसरा चीज क्या है? साख का मतलब क्या हो गया? भरोसा हो गया। ठीक है, अब आइए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बच्चों समझेंगे मुद्रा। मान के चलिए कि आपका आय 100 रुपए है, तो ये 100 रुपए बच्चों क्या है? ये 100 रुपए हमारी आय है, यानी कि ये क्या है? 100 रुपए ये मुद्रा है। अब मान के चलिए कि आपका खर्च होता है इसमें से 80 रुपए, जो आप क्या करते हैं? अपनी जरूरतों पर खर्च कर देते हैं। अब आपके पास कितना रुपए बच रहा है? 20 रुपए बच रहा है। तो ये 20 रुपए क्या है? ये 20 रुपए बचत है। ठीक है, और क्या होता है कि आपका पड़ोसी देखता है कि आपका इनकम कितना है? 100 रुपए का है, तो मतलब कि वो जो है इजीली कम से कम तो 100 रुपए क्या दे सकता है? वो उधार दे सकता है, क्योंकि आपका इनकम कितना है? 100 रुपए है, तो वो इजीली क्या दे सकता है? 100 रुपए उधार दे सकता है। और जो उधार दे सकता है, इसी का अर्थ क्या है? साख है। अगर आपका इनकम 100 रुपए है और आप ये उम्मीद करते हैं कि कोई आपको 10 लाख रुपए का लोन दे देगा या कर्ज दे देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिसकी आय अधिक होती है उसको ही क्या मिलता है? कर्ज अधिक मिलता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए देखिए कि अंबानी या अडानी क्या कर सकते हैं? लाखों करोड़ का क्या ले सकते हैं? वो कर्ज ले सकते हैं। लेकिन क्या एक सामान्य मनुष्य के लिए ये पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उनको जो है 1 लाख 2 लाख के लोन के लिए भी क्या होना पड़ता है? बहुत ही ज्यादा भटकना पड़ता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि चूंकि अंबानी अडानी कमा भी लाखों करोड़ों में रहे, इसीलिए उसको लोन क्या होता है? उतना इजीली मिल जाता है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य है वो तो उतना अधिक नहीं कमा पा रहा है, इसलिए क्या होता है? इन लोगों को लोन अधिक नहीं मिल पाता है। यानी कि आपकी आय जितनी अधिक होगी, आपका साख क्या होगा? उतना ही ज्यादा मजबूत होगा।
साख के साथ साथ बच्चों क्या होता है, कभी कभी साख आपकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है उस पर भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी आय कम है लेकिन समाज में अगर उसकी प्रतिष्ठा अधिक है तो उसको क्या होता है, इजीली उधार मिल जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1,000 रुपये तो कमा रहा है लेकिन वो बचत कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या होता है, उसको उधार देने से लोग डरते हैं। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि ये तो जितना कमा रहा है उतना खर्च ही कर दे रहा है, तो ये क्या हमको कहाँ से लौटा पाएगा। इसीलिए क्या होता है बच्चों, समाज में प्रतिष्ठा पर भी साख डिपेंड करता है। उसके बाद आइए बच्चों, हम लोग जो है विनिमय को समझते हैं कि विनिमय क्या होता है। तो लेन देन को हम लोग बच्चों विनिमय बोलते हैं, यानी कि हम आपको कोई वस्तु देंगे, आप हमको कोई वस्तु देंगे, या हम आपको पैसा देंगे, आप हमको कोई वस्तु देंगे, यानी कि दो चीजों का एक्सचेंज क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। मेनली हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज को ही विनिमय के रूप में जानते हैं। विनिमय बच्चों दो प्रकार के होते हैं। विनिमय बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, विनिमय दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या बोले बच्चों कि विनिमय के दो रूप होते हैं। इससे पहले आप लोग बच्चों एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रीढ़ का मतलब है बच्चों, हम लोग भी नॉर्मली अगर हम लोगों में रीढ़ ना हो तो हम लोग क्या हो सकता है, खड़ा कभी भी नहीं हो सकते हैं। वैसे नॉर्मली क्या है, अर्थव्यवस्था में भी है। अर्थव्यवस्था में क्या है, मुद्रा निकाल दी जाए तो वो क्या होगा, अर्थव्यवस्था कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी। उसके बाद बच्चों हम लोग किस पे थे, विनिमय के कितने रूप होते थे, विनिमय के दो रूप होते हैं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली, क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली, और दूसरा है विनिमय प्रणाली। ये दोनों बच्चों बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप क्या होगा इसको तुरंत समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मार्कर और एक इंक है। हम क्या करते हैं, इससे वस्तु विनिमय प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। विनिमय का मतलब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा अभी तक में कि कोई भी दो चीज़ों का लेन देन क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। मान के चलिए कि एक व्यक्ति ए है, उसके पास ये इंक का डब्बा है, एक व्यक्ति बी है, उसके पास ये मार्कर है। अब एक बार क्या होता है कि दोनों को, यानी कि जिसके पास मार्कर है उसको इंक का जरूरत पड़ता है और जिसके पास इंक है उसको मार्कर का जरूरत पड़ता है। तो फिर क्या होता है बच्चों, ये दोनों जो है, ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि तुम क्या करो, मेरा मार्कर ले लो और तुम क्या करो, हमको अपना इंक दे दो। तो क्या हो बच्चों, जब वस्तु से वस्तु का लेन देन हो, यानी कि जब वस्तु के बदले क्या दिया जाए, वस्तु दिया जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। यानी कि एक वस्तु के बदले क्या करेंगे, दूसरा वस्तु आपको मिल जाएगा। वैसे ही मान चलिए दुकान में क्या होता है कि कई बार जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, 5 किलो मान के चलिए कि चावल लेके गए और बदले में उसको क्या होता है, 4 किलो गेहूं मिल जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, क्या वहां पे किसान ने पैसा दिया या क्या दुकानदार ने वापस लौटा करके पैसा दिया गया, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ, एक तरफ से चावल गया और दूसरी तरफ से क्या आया, गेहूं आया। तो वहां पर क्या हो रहा है, चावल भी एक वस्तु है और गेहूं भी क्या है, एक वस्तु है। तो वहां पे क्या हो रहा है, वस्तु से वस्तु का लेन देन हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम लोग बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में जाने तो वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है, अब आइए बच्चों हम लोग समझते हैं मौद्रिक विनिमय प्रणाली, क्योंकि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या होता है। इसमें बच्चों वस्तु के बदले मुद्रा दिया जाता है। यानी कि मान के चलिए अगर आपको 1 किलो चीनी का जरूरत है, बदले में आप क्या करेंगे, उसको पैसा देंगे। जैसे अभी चीनी 44 रुपये है, तो बदले में आप क्या करेंगे, उसको 44 रुपये पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर क्या आपने कोई वस्तु दिया, क्या यहाँ पर आपने कोई वस्तु नहीं दिया, यहाँ पर आपने क्या दिया, यहाँ पर आपने एक मुद्रा दी। तो जब क्या हो, मुद्रा के बदले वस्तु का लेन देन होने लगे तो वहां पर क्या हो जाएगी, मौद्रिक विनिमय प्रणाली हो जाएगी। या एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर बोलें कि 5 किलो कोई किसान क्या करता है,
चावल लेके जाता है कहाँ पे, दुकान में, और बदले में उसको 150 रुपये मिल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर चावल के बदले उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो जब चावल के बदले क्या मिले, पैसा मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौद्रिक विनिमय प्रणाली बोलेंगे। और मुद्रा का ही मतलब क्या होता है, पैसा होता है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। यानी कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है, मुद्रा के बदले वस्तु का लेन देन मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहलाती है। ये तो बच्चों क्या हुआ, आप लोग समझ गए कि जब क्या हो, मुद्रा के बदले क्या मिले, वस्तु मिले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मौद्रिक विनिमय प्रणाली बोलेंगे। लेकिन देखिए बच्चों, हर विनिमय प्रणाली में क्या है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाइयां आई। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयां। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे पहला कठिनाई ये है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। यानी कहने का अर्थ है कि मान के चलिए एक आदमी के पास क्या है, प्याज है, 1 किलो प्याज है, और एक आदमी के पास क्या है, एक आदमी के पास 1 किलो चावल है। लेकिन उस जिसके पास 1 किलो चावल है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर एक आदमी है ए, आदमी ए और आदमी बी, और ए के पास क्या है, ए के पास प्याज है, ए के पास क्या है, प्याज है, और बी के पास क्या है बच्चों, बी के पास जो है वो गेहूं है। बी के पास क्या है, बी के पास गेहूं है। तो दोनों के पास क्या है, अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकती थी, लेकिन क्या होता है, जिसके पास गेहूं है, इसको प्याज नहीं चाहिए, इसको सब्जी चाहिए। इसको क्या चाहिए, इसको जो है वो चाहिए सब्जी। लेकिन जिसके पास प्याज है उसको गेहूं चाहिए। अब बताइए बच्चों, क्या ये गेहूं वाला यहाँ पे प्याज से एक्सचेंज करने के लिए राजी होगा क्या, ये यहाँ पर बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। तो बताइए यहाँ पे आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहला कठिनाई ये आता है कि वो दोनों का क्या होना चाहिए, आवश्यकता मैच होना चाहिए। यानी कि इसको, जिसके पास प्याज है, इसको गेहूं का जरूरत होगा तभी ये काम हो पाएगा, और जिसके पास गेहूं है उसको प्याज का जरूरत होगा, तभी यहाँ पे क्या हो पाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली काम कर पाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या चीज का अभाव है, सबसे पहला यहाँ पर जो अभाव है वो है आवश्यकता का दोहरा संयोग। आवश्यकता का दोहरा संयोग, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कठिनाई आती है बच्चों, वो आती है मूल्य के मापन में कठिनाई। मूल्य के मापन में कठिनाई, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि एक आदमी के पास क्या है, एक आदमी के पास घोड़ा है, एक आदमी के पास 2 किलो चावल है। अब जिसके पास घोड़ा है उसको चावल चाहिए, फिर क्या करेगा, वो घोड़ा का टांग काट के तो नहीं दे सकता है, क्योंकि घोड़ा उसको पूरा चाहिए, तभी तो वो कहीं पे जा पाएगा, ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर उसको 2 किलो चावल चाहिए ही चाहिए, वो भूखा है। अब यहाँ पे क्या होगा, वो फंस जाएगा। अब उसको जो है वैसे व्यक्ति को खोजना पड़ेगा जिसको क्या हो, घोड़े की जरूरत हो, और घोड़े के बदले उसको क्या मिले, 1 बोरी चावल मिल जाए या 2 बोरी चावल मिल जाए। तो बताइए बच्चों, वहां पे मूल्य के मापन में कठिनाई हुई कि नहीं हुई, कि एक घोड़ा के बदले कितना बोरी चावल मिलेगा या कितना किलो चावल मिलेगा, क्या वहां पर वो माप सकता है क्या, वहां पर मापना क्या है, संभव नहीं है। तो दूसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, वो आता है मूल्य के मापन में कठिनाई, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य रियल में कितना है वो हमको पता चल ही नहीं पाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्या, तीसरी दिक्कत पे। तीसरा जो आता है बच्चों, वो आता है मूल्य संचय का अभाव। तीसरा क्या आता है, मूल्य संचय का अभाव। इसका अर्थ है बच्चों, मूल्य संचय का अर्थ है कि अपनी संपत्ति को
अधिक से अधिक दिनों तक क्या होना, सुरक्षित रखना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वर्षों तक क्या रखना, सुरक्षित रखना। जैसे मान के चलिए एक आदमी के पास क्या है, 10 गाय है, यही उसकी क्या है, संपत्ति है। अब बताइए बच्चों, वो 10 गाय को हाईएस्ट कितने दिन तक रख पाएगा? क्या वो 60 साल रख पाएगा? क्या वो 50 साल रख पाएगा? क्या वो 40 साल रख पाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाय क्या है, गाय एक तरह की वस्तु है। तो जब गाय वस्तु है तो बताइए क्या उस वस्तु को वो अधिक लंबे समय तक रख पाएगा? तो वो वहां पे उसको लंबे समय तक नहीं रख सकता है। या कोई भी मान के चलिए किसी व्यक्ति के पास क्या है, 50 किलो अनाज है। अब वो 50 किलो अनाज को कितने दिनों तक रखेगा? 6 महीने रखेगा, साल भर रखेगा, 2 साल रखेगा, इसके बाद रखेगा तो क्या होगा, अनाज खराब हो जाएगा। तो बताइए बच्चों, वहां पर मूल्य संचय का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसके पास जो संपत्ति है वस्तु के रूप में, वो क्या कर रहा है, उसको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। ये तो होगी कौन सी दिक्कत, तीसरी दिक्कत। अब आती है बच्चों चौथी दिक्कत। चौथी दिक्कत है सहविभाजन का अभाव। किस चीज का अभाव? सहविभाजन का अभाव। सहविभाजन का अभाव। मान के चलिए एक आदमी के पास क्या है, 1 लाख रुपए है, और क्या होता है कि जब उसके दोनों बेटे बंटवारा करते हैं तो 50-50 हजार रुपए क्या होता है, दोनों बेटों को मिल जाता है। लेकिन उस व्यक्ति के पास एक गाय है। अब बताइए वो गाय का बंटवारा कैसे करेगा? गाय का बंटवारा पॉसिबल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि दिन में कोई और रखे, रात में कोई और रखे, है कि नहीं? ऐसा तो बिल्कुल होना नहीं है। या गाय को 2 भाग में अलग कर दिया जाए, एक भाग एक व्यक्ति रखे, दूसरा भाग दूसरा व्यक्ति रखे, ये भी क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि दोनों को क्या चाहिए, दोनों को दूध चाहिए। तो बताइए बच्चों, वहां पे सहविभाजन का अभाव हुआ कि नहीं हुआ? या मान के चलिए कि उसके पापा के पास क्या था, कंप्यूटर था। अब वो कंप्यूटर को तो पूरा 2 भाग में बांट नहीं सकता है, उसके हर एक पार्ट को, क्योंकि फिर क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर ही खराब हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो रहा है बच्चों, वहां पे सह विभाजन का अभाव हो रहा है। क्योंकि उसके पास पैसा होता तो वो क्या करता, इजिली उसका बंटवारा कर सकता था। अब आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं पांचवें दिक्कत पे। पांचवा दिक्कत है भविष्य के भुगतान में कठिनाई। पांचवा दिक्कत क्या है? पांचवा दिक्कत है भविष्य के भुगतान में कठिनाई। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है, यहाँ भविष्य के भुगतान में कठिनाई। इसका मतलब है कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि आपने क्या किया, आपने एक भैंस को 2 साल के लिए किसी को उधार दिया, और क्या करता है अगला आदमी, 2 साल बाद आपको आकर के आपका भैंस लौटा देता है। तो बताइए बच्चों, भैंस को तो आपने दिया था युवा अवस्था में, यानी उस समय क्या था, वो तंदुरुस्त था, पूरा दूध दे रहा था। लेकिन जब आपके पास 2 साल बाद आता है तो एक तो उसका एज क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो है वो 2 साल के भीतर बहुत सारा दूध खाया, उससे उसका जो गोबर है उससे क्या हुआ, उससे जलावन का काम किया। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर आपको उधार देना फायदेमंद रहा या नुकसानदायक रहा? तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो नुकसानदायक रहा। लेकिन अगर वही बात आते हैं पैसा पे, अगर मान के चले कि 5,000 रुपये हमने दिया किसी को और 2 साल बाद हमको वो लौटाता है, तो बताइए बच्चों, यहाँ पर क्या हमको कोई घाटा नुकसान हुआ? तो यहाँ पर हमको कोई भी घाटा या नुकसान नहीं होता है। लेकिन वहीं पर हम लोग वस्तु को अगर हम उधार देते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हमको वहां पर नुकसान हो जाता है। तो ये तो हो गई बच्चों पांचवी दिक्कत। छठी दिक्कत हमारे पास आती है। अब क्या आती है बच्चों, छठी दिक्कत जो है वो मूल्य हस्तांतरण की समस्या है। मान के चले कि एक व्यक्ति क्या करता है, एक जगह पे रह रहा था, उसके पास वहां पर क्या था, सारा सुख सुविधा मौजूद था। लेकिन क्या होता है, किसी कारणवश उसको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। तो जब वो उस जगह को छोड़ करके आगे जाएगा तो फिर बताइए उसको तो क्या करना पड़ेगा, उस जगह का जितना भी सामान है या तो वो साथ लेके जाएगा या तो उसको क्या करेगा, बेच देगा। और साथ लेके जाना उतना सामान क्या है, पॉसिबल नहीं है। और बेचने के लिए क्या है, उस समय मुद्रा का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो उसको जो है हर एक छोटे छोटे सामान के लिए क्या खोजना पड़ेगा, दूसरा ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ेगा जिसको क्या उस सामान की जरूरत है, और बदले में क्या दे दे, वो कुछ ऐसा चीज दे दे जिसको वो क्या कर सके, साथ लेके जा सके। तो बताइए बच्चों, ये क्या एक बहुत ही ज्यादा कठिन प्रक्रिया है। इसीलिए बच्चों ये छठी दिक्कत क्या आती है, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। यानी कि जो वस्तु होता है उसको किसी दूसरे व्यक्ति के पास छोड़ करके आप नहीं जा सकते हैं जब तक कि क्या हो, अगला व्यक्ति आपको कुछ ना दे दे। तो ये छठा दिक्कत था, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। हम लोग आते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या क्या कठिनाइयां थी। सबसे पहली कठिनाई थी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा था मूल्य के मापन में कठिनाई।
तीसरा है मूल्य संचय का अभाव, चौथा है सह विभाजन का अभाव, और पांचवा है भविष्य के भुगतान में कठिनाई, और छठा क्या है, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।